हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पीओके में गूंजा पाकिस्तान छोड़ो का नारा, तो वहीं बलूचिस्तान में मनाया गया ब्लैक डे। जी हां दोस्तों, साथ में आर्मी पर भी किए गए बड़े अटैक्स। बताएंगे कैसे पाकिस्तान में जश्न आजादी का दिन पाकिस्तान में मचा खून खराबा, और कैसे गुलामी की मानसिकता से नहीं निकल पा रहा पाकिस्तान। आजादी के जश्न में भी शहबाज ने कर दी ट्रम्प की तारीफ। वहीं आपको बताएंगे क्या वाकई में चीनी सामान जो है वो भारत के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा है। बताएंगे किसने गंभीर आरोप लगाया भारत पर दोस्तों। वहीं वो कौन सा देश है दोस्तों जो इस्लामिक नाटो को और मजबूत कर देगा, अपने आप को शामिल करके जुड़ने को बेसब्र है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी सेना वाला देश। क्या पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बाद ये देश भी जुड़ जाएगा इस इस्लामिक नाटो में? बताएंगे कौन सा है वो देश दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे जरूरी खबर में क्या 1000 वाला सिलेंडर मिलेगा 3000 रुपए में, क्या है इससे जुड़ी बड़ी जानकारी। इसके लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा कि उतने का ही मिले सिलेंडर, किन के लिए है ये जानकारी। एक से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में पीओके हम लेकर ही रहेंगे, भारत में दोबारा से विलय करवा कर ही रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद के साथ साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं लिख दीजिएगा दोस्तों। हमारी टीम की ओर से भी आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बीते कई महीनों से सरकार और सेना के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में बीते 9 अगस्त को बताया था कि पीओके में 13 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन के दिन पाकिस्तानी सेना से पीओके खाली करने की मांग की जाएगी। इसी कड़ी में गुरुवार 13 अगस्त को शाम 6 बजे 9 जून से जारी विद्रोह के प्रमुख चेहरे सरदार अमान खान ने पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तानी सेना के अफसरों को बेशर्म जनरल से संबोधित करके पाकिस्तानी सेना से पीओके खाली करने के निर्धारित समय की मांग कर डाली है। असल में 13 अगस्त का प्रदर्शन 13 अगस्त 1948 के संयुक्त राष्ट्र के भारत पाकिस्तान कमीशन के जारी किए गए ऐतिहासिक रेजोल्यूशन की वजह से किया गया था। इस रेजोल्यूशन में स्पष्ट लिखा था कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी नागरिकों को पीओके खाली करना है और संयुक्त राष्ट्र के कमीशन के साथ भारतीय सेना पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात होगी और पीओके और जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन आज 80 साल बाद भी पाकिस्तानी सेना ने पीओके खाली नहीं किया है दोस्तों। सरदार अमान खान ने रावला कोट के ईदगाह मैदान से हुंकार भरते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को याद दिलाया कि उन्हें पीओके में जनमत संग्रह करवाना है, जिसका वादा मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके की जनता से किया है। पीओके में 67 दिन से जारी प्रदर्शन में पीओके के 160 नागरिकों समेत अवामी एक्शन कमेटी, जिसके बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है, उसे पाकिस्तान ने आतंकी घोषित किया है। दोस्तों, आजादी के दिवस के समय में पीओके की जनता अपने क्षेत्र से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सेना को भाग जाने को कह रही है दोस्तों, और अपने क्षेत्र को इन पाकिस्तानियों से आजाद करवाने की बात कह रही है। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके की जनता की मांग जो है वो बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए, इन पाकिस्तानियों को भगाना चाहिए पीओके से, तो कमेंट में पाकिस्तानी मस्ट बी रन लिख दीजिएगा दोस्तों। और रिक्वेस्ट, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं दबाए तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। वहीं बता दे दोस्तों, वहीं पाकिस्तान के आजादी दिवस पर बलूचिस्तान में ब्लैक डे मनाया गया और आर्मी पर भी हमला हुआ। जी हां, पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पर पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जश्न मनाया गया, तो बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों पर हमले किए गए हैं। लंबे समय से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे बलूचों ने आजादी के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया है। इस दौरान पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले और विरोध प्रदर्शन हुए। जी हां, बलोच अलगाववादी समूहों और मानवाधिकार संगठनों ने खुले तौर पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। शुक्रवार 14 अगस्त यानी कल बलूचिस्तान के सुरक्षा ढांचे को निशाना बनाकर कई समन्वित हमले किए गए। सशस्त्र गुटों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राजनेताओं को निशाना बनाया। वहीं अहिंसा के रास्ते को अपनाकर पाकिस्तान से लड़ रहे गुटों ने पूरे प्रांत में धरने दिए। इस दौरान जबरन व्यावसायिक बंदी की कोशिशें भी देखी गई है दोस्तों। वहीं बलूचिस्तान के गृह
मंत्री के काफिले पर भी बड़े अटैक की खबर है। बलूचिस्तान प्रांत के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लांगो के काफिले पर शुक्रवार को मस्तुंग जिले के खद कोचा इलाके में अज्ञात हमलावरों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों सहित कुछ लोग गोली लगने से घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि बलूचिस्तान के गृह मंत्री इस जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए और अब वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। खैर, इन पर हमला किसने करवाया होगा दोस्तों, हर कोई जानता है, क्योंकि है तो ये बलूचिस्तान के गृह मंत्री ही। साथ ही आपको बता दें कि गुलामी की मानसिकता से नहीं बाहर निकल पा रहा पाकिस्तान। आजादी के जश्न में भी शहबाज ने ट्रंप की तारीफ कर दी। क्या कहा बता दें। पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गुलामी की मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। ये पाकिस्तान की आजादी की पूर्व संध्या पर भी देखने को मिला। दरअसल शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आजादी को लेकर भाषण दे रहे थे और तभी वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को याद करने लगे और सीज फायर के लिए ट्रंप का धन्यवाद करने लगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले साल पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवाकर लाखों लोगों को बचाया। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते लगातार प्रगति कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये और ज्यादा मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते पर भारत को भी घेरने का प्रयास किया और इसे रेड लाइन बता दिया। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ का यह स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान, जैसा कि हमने आपको बताया, वो अपनी आजादी का सालगिरह का जश्न मना रहा है। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि जिस अवसर पर पाकिस्तान को अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और अपने देश के फ्यूचर की बात करनी चाहिए थी, युवाओं के भविष्य की बात करनी चाहिए थी, लोगों के रोजगार की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहां शहबाज शरीफ खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का गुणगान करने लगे। आखिर ऐसा क्यों करने लगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों। उधर शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका पर उसकी निर्भरता के बारे में भी बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान की आजादी के समारोह के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना ये प्रश्न खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में बड़ी शक्तियों के सहारे की खोज में अब भी है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ के इस ताजा बयान को पाकिस्तान की गुलामी की मानसिकता से जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में क्या आप आज भी मानते हैं कि पाकिस्तान बेशक क्षेत्र वाइज आजाद हो चुका है, लेकिन मेंटेलिटी वाइज आज भी गुलाम है? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें आखिर कैसे पाकिस्तान ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस की आप भी जानकर हंस पड़ेंगे दोस्तों, आपको हंसी आ जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में लाहौर में पाकिस्तानी झंडे वाला एक बड़ा सा केक बनाया गया दोस्तों, जिस पर पाकिस्तानी झंडा क्रीम की जगह छपा हुआ था, यानी क्रीम के रूप में ही पाकिस्तानी झंडा बना हुआ था। जिसके बाद पाकिस्तानी लोग इस झंडे को जश्न के बाद नोच नोच कर खाते दिखाई दिए। तो पेशावर में चली बोतलें कंगाल पाकिस्तान में। ऐसे मना स्वतंत्रता दिवस। आजादी के जश्न मनाने का यह तरीका पाकिस्तानियों को भारी पड़ गया और सोशल मीडिया पर मजाक की वजह बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपने ही देश के झंडे को नोच नोच कर खा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी अपने ही देश के झंडे को आजादी दिवस के दिन में नोच नोच कर खा रहा है। इससे बड़ी बात और शर्मनाक बात क्या ही होगी दोस्तों। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय, अवश्य कमेंट कीजिएगा। और जिस प्रकार से केक को ये लोग खा रहे हैं, सिर्फ नोचना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि देश को लूट रहे हैं खुद पाकिस्तानी, जैसे कि वो केक को लूट रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें उधर सिंधु के पानी पर शहबाज की गीदड़ भभकी का उमर अब्दुल्ला ने दिया करारा जवाब। क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने, बता दें। जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते पर भारत को गीदड़ भभकी दी। सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा और पानी रोकने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शरीफ ने कश्मीर राग अलापने के साथ साथ अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ते हुए भारत को हराने के खोखले दावे भी कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने एक तरफा और अवैध रूप से सिंधु जल संधि को निलंबित करके शांति का शत्रु साबित किया है। पाकिस्तान के पानी की हर एक बूंद हमारी लक्ष्मण रेखा है। जल मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत सही रास्ते पर नहीं आता है तो हम उसे सीधा जवाब देंगे। अब इसका क्या जवाब दिया उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को क्या किया पलटवार, बता दें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक जल समझौते के जरिए जम्मू कश्मीर का खून पूरे तरीके से चूस लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दो टूक कहा है कि सिंधु जल समझौता अब रद्द हो चुका है और इसे
इसे हमेशा के लिए रद्द ही रहना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा कश्मीरियों के साथ खड़े होने के दावों पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब पानी और संसाधनों के अधिकार की बात आती है तो पाकिस्तान की सारी झूठी हमदर्दी गायब हो जाती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हमारी नदियां थी और इन पर पहला अधिकार हमारा ही था। 6 नदियों में से भारत ने पंजाब में बहने वाली 3 नदियां अपने पास रखी, जबकि जम्मू कश्मीर की 3 नदियां पाकिस्तान के हवाले कर दी। तब से लेकर आज तक हम सिंधु जल समझौते की भारी कीमत चुका रहे हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हम अपनी ही चिनाब नदी से पानी पीने का पानी तक नहीं ले पाए और न ही तुलबुल में बैराज बना सके, इसीलिए खून की हर बूंद वाली बात बिल्कुल सच है। हमारा खून वाकई चूस लिया गया है और ये समझौता अब रद्द हो गया है और इसे रद्द ही रहना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की अपनी मांग को दोहराते हुए उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए गए वादे की याद दिलाते हुए कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना कोई मामूली वादा नहीं था, ये खुद प्रधानमंत्री का किया हुआ सुपर वादा था, जिसे देश में मोदी की गारंटी कहा जाता है। हमें अब तक इसका जवाब नहीं मिला कि यह वादा कब पूरा होगा। उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि अधिकारों की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। पार्टी भविष्य की रणनीति के तहत एक बड़े लॉन्ग मार्च की योजना पर भी विचार कर रही है ताकि पूरे देश को यह याद दिलाया जा सके कि जम्मू कश्मीर की जनता से क्या वादा किया गया था। ऐसा कहना है दोस्तों उमर अब्दुल्ला का। आपकी क्या है राय दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर को वाकई में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? आपकी क्या है राय दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें कभी जानकारी ये सामने आ रही है कि तारिक रहमान भारत की यात्रा पर आएंगे, तो कभी जानकारी ये सामने आ रही है कि तारिक रहमान भारत की यात्रा पर बिल्कुल नहीं आएंगे। फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही है आपको बता दें, नई दिल्ली में अगले महीने सितंबर में 18वां ब्रिक्स समिट होना है। जैसा कि हमने आपको लगातार ये जानकारी दी है, भारत ने बिम्स्टेक के मौजूदा चेयरमैन के तौर पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने का न्योता दिया है। भारत ने जुलाई में निमंत्रण भेज दिया था, लेकिन बांग्लादेश की ओर से तारिक रहमान के ब्रिक्स में शामिल होने पर स्थिति साफ नहीं की गई है। अब सामने आया है कि ढाका ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बाद ही तारिक के दिल्ली आने की बात कही है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी अन्य कार्यक्रम के लिए भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने कथित तौर पर भारत सरकार के सामने ये शर्त रखी है कि वो तब तक दिल्ली नहीं आएंगे जब तक कि शेख हसीना को ढाका नहीं सौंप दिया जाता है। रिपोर्ट में राजनयिक सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि तारिक रहमान ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की शर्त जो है वो खुद से ही रखी है। उन्होंने 10 अगस्त को ढाका में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात में अपने रुख का खुलासा किया। यह मुलाकात त्रिवेदी के दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले हुई थी। इससे दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ने का संकेत मिलता है, यानी कि जब तक शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा तब तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे। ऐसी जानकारी बताई जा रही है दोस्तों। बताया जा रहा है कि अपने इसी बात पर ठहरे हुए हैं तारिक रहमान और इसीलिए वो भारत की यात्रा तब तक नहीं करेंगे। लेकिन वहीं आपको बता दे दोस्तों, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अगर हम मान भी ले कि तारिक रहमान भारत आएंगे, तो दिल्ली आने से पहले तारिक रहमान को बड़ा तोहफा मिला है। अब पटरी पर आएंगे भारत बांग्लादेश के रिश्ते कैसे दोस्तों बता दें। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान दिल्ली के दौरे पर आए चाहे ना आए, उस चीज को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हो सकता है एंड मौके पर वो भारत के लिए रवाना हो जाए, पहले से मना कर रहे हो ताकि भारत को यह लगे कि तारिक रहमान भैया गुस्से में है, कुछ ना कुछ चलो करते हैं इनके लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत देते हैं। शायद यही वजह होगी कि वो अभी तक मना करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एंड मौके पर वो भारत की यात्रा अवश्य करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में उनके आने पर सस्पेंस के बीच भारत की तरफ से ढाका को एक जबरदस्त कूटनीतिक तोहफा मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मेड इन इंडिया भारत बांग्लादेश के रिश्ते सही पटरी पर लाने की मजबूत कोशिश है। ये तोहफा साउथ एशिया की कूटनीति और रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बड़ी अहमियत रखता है दोस्तों। असल में लगभग 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को पैसेंजर रेल डिब्बों की सप्लाई फिर से शुरू कर ही डाली। जानकारों के मुताबिक मेड इन इंडिया डिब्बों की यह खेप केवल ट्रेन के डब्बे नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते कूटनीतिक रिश्तों पर भी मरहम दिखाई दे रहा है दोस्तों। बांग्लादेशी मीडिया और भारतीय रेल सूत्रों के मुताबिक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस 19 नई जनरेशन के ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच का पहला बैच दर्शना बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश भेजा जा चुका है। जी हाँ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे की चर्चाओं और दोनों देशों के बीच बदलते राजनीतिक माहौल के बीच भारत का ये कदम बेहद ही अहम माना जा रहा है। क्या है आपकी राय दोस्तों? वहीं आपको बता दें
साथ में जानकारी ये भी आ रही है कि भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में, शामिल होंगे मसूद पेजेश्कियान। जी हां, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आएंगे। ईरानी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पेजेश्कियान की यह यात्रा सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए होगी। भारत जो है वो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भविष्य के मुद्दों विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2026 की शुरुआत में ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। इससे पहले जून में आपको याद होगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे। बैठक के बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने वैश्विक शांति स्थापित करने में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने में भारत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों उधर बता दें, ईरान के सामने पस्त हुआ क्या अमेरिका का शिकारी। 45 MQ-9 रिपर ड्रोन गंवाने की रिपोर्ट से मच गया पूरे अमेरिका में हड़कंप। दोस्तों, ईरान के साथ हालिया युद्ध में अमेरिका को अपने बेहद अहम निगरानी और हमलावर ड्रोन बेड़े को लेकर बड़ा झटका लगा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष के दौरान अमेरिका के कम से कम 45 MQ-9 रिपर ड्रोन नष्ट या फिर नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अखबार ने यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है, जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में खोए गए 45 ड्रोन अमेरिकी सेना के कुल MQ-9 रिपर बेड़े का लगभग 25% है। इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन के नुकसान ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। इन अत्याधुनिक ड्रोन की कीमत और उनसे जुड़ी सैन्य तकनीक को देखते हुए इस नुकसान का आर्थिक बोझ भी काफी बड़ा माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 MQ-9 रिपर ड्रोन थे। इनमें से 165 ड्रोन वायुसेना के पास और 20 ड्रोन मरीन कॉर्प्स के बेड़े में शामिल थे। जहां अमेरिकी सेना के पास अब रिपर ड्रोन की संख्या घटकर करीब 135 रह गई है। अमेरिकी वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टेबर ने चिंता जताते हुए कहा था कि वायुसेना अपने ड्रोन बेड़े को जल्द से जल्द दोबारा मजबूत करने के विकल्प तलाश रही है। इससे साफ है कि अमेरिका के लिए रिपर ड्रोन का नुकसान केवल आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि युद्ध के दौरान निगरानी और सटीक हमलों की उसकी क्षमता पर भी इसका तगड़ा असर पड़ा है। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें। भारतीय राजदूत ने चीन लॉ सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारी वांग होंगशियांग से की मुलाकात। दोस्तों, चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुराईस्वामी ने चीन लॉ सोसाइटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चीन की संसद की अस्थायी समिति के सदस्य वांग होंगशियांग से मुलाकात की है, जो जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया कि दुराईस्वामी ने बुधवार को वांग से मुलाकात की। पोस्ट में कहा गया है कि वांग के जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत जाने के मद्देनजर राजदूत को चीन लॉ सोसाइटी के कामकाज और गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ उसके सहयोग तथा भविष्य में सहयोग की संभावनाओं में उसकी रुचि के बारे में जानकारी दी गई। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने बृहस्पतिवार को शंघाई CCPIT बोले तो चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ली डोंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की पहलों पर चर्चा की गई। दोस्तों, उधर आपको बता दें, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि चीनी सामान जो है वो भारत के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा है, जिसके ऐसा टैरिफ से बचने का प्रयास में किया जा रहा है। दोस्तों, जहां अमेरिकी रिपोर्ट में पुणे, गुजरात और चेन्नई नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों बता दें, अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीनी प्रोडक्ट्स को भारत के रास्ते अमेरिकी बाजारों में पहुंचाया जा रहा है। ये दावा व्हाइट हाउस की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम राइज स्कोप एंड कॉस्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आने वाले सामान या पार्ट्स को पहले भारत समेत दूसरे एशियाई देशों में भेजा जाता है, वहां उन्हें प्रोसेस, असेंबल या किसी दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद तैयार सामान को अमेरिका निर्यात किया जाता है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इससे चीन पर लगाए गए टैरिफ से बचने का रास्ता मिल जाता है। रिपोर्ट में इसके लिए दुनिया भर में ट्रेड रूट्स का नेटवर्क बनने की बात कही गई है। भारत के पुणे, गुजरात और चेन्नई के चीन से आने वाले सामान के एक अहम रास्ते के तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में यहाँ बनाने वाले इंडस्ट्रियल पंप और कंप्रेसर में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल होने की संभावना का खास तौर पर जिक्र किया है। वहीं आपको बता दें, नेतन्याहू ने ब्रिटेन को बताया इस्लामिक रिपब्लिक, कहा परमाणु हथियार रखने वाला पहला ऐसा देश होगा। इजराइल को लेकर इंग्लैंड में सोच बदली। जी हां दोस्तों, बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन पर तंज कसते हुए उसे इस्लामिक रिपब्लिक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ऐसा इस्लामिक देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार हो। नेतन्याहू ने यह बात गुरुवार को आर्मी रेडियो के एक पॉडकास्ट में कही। नेतन्याहू ने ब्रिटेन की मौजूदा स्थिति की तुलना ईरान से करते हुए कहा कि इजराइल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल
हासिल न कर सके। नेतन्याहू ने कहा कि आप ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह सकते हैं। किसी ने कहा था कि परमाणु हथियार रखने वाला पहला इस्लामिक रिपब्लिक ब्रिटेन ही होगा। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा दूसरा देश ना हो। आप जानते हैं मैं ईरान की बात कह रहा हूँ। नेतन्याहू ब्रिटेन और यूरोप में आबादी में हो रहे बदलावों की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले ब्रिटेन में इजराइल को लेकर सोच आज से काफी अलग थी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि पूरे यूरोप में ब्रिटेन जैसी स्थिति बन रही है। वो पहले भी यूरोप में बढ़ती मुस्लिम आबादी और दूसरे देशों से आने वाले मुस्लिम प्रवासियों को लेकर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ वहाँ की सरकारों का इजराइल के प्रति रुख भी बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें जैसा कि आप सभी को पता है, देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले के समारोह में पहली बार गूंजता दिखाई दे रहा है वंदे मातरम दोस्तों, जो देश के इतिहास में एक बेहद अहम दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले परिसर में होने वाले समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। देशभक्ति के माहौल के बीच कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया जा रहा है। दोस्तों, देश भर में राज्यों की राजधानी और अन्य शहरों व कस्बों में औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें झंडा फहराने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मुख्य समारोह लाल किला परिसर में आयोजित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में आप बता सकते हैं दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आज 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से नए रिकॉर्ड को बना चुके हैं। इंडिया गेट से हुमायूं टॉम तक तिरंगे के रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान। केसरिया, सफेद और हरे रंग से जगमग दिखाई दी देश की इमारतें दोस्तों, जिसने देश के नागरिकों को फिर एक बार प्राउड महसूस करा दिया और बता दिया कि जब बात देश पर आती है तो एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोग भारतवासियों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक संदेश आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक अच्छा सा संदेश लिखिएगा जो आपको लगता है, जो आप भारतीय लोगों से चाहते हैं भारत देश के लिए कि ऐसा करना चाहिए। जो भी आपका संदेश हो दोस्तों, बेझिझक कमेंट कीजिएगा। देखते हैं आप लोग क्या क्या सुझाव देते हैं। वहीं दोस्तों, 1000 वाला सिलेंडर मिलेगा क्या 3000 रुपए में? दरअसल अगर आपने अभी तक अपने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो 16 अगस्त 2026 से पहले यह काम जरूर निपटा ले। तेल कंपनियों ओएमसीज ने निर्बाध एलपीजी सेवा बनाए रखने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। ई-केवाईसी से असली ग्राहकों की पहचान होती है और फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना PMUI के तहत मिलने वाली सब्सिडी सुरक्षित रहती है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगती है। बता दें कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही ई-केवाईसी करा ली है, उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपको बता दें, अगर आपको उज्ज्वला योजना या सामान्य सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है तो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आने वाला पैसा रुक जाएगा, सब्सिडी रुक जाएगी। दूसरा, सिलेंडर महंगा मिल सकता है। सब्सिडी न मिलने के कारण आपको गैस सिलेंडर बाजार की पूरी कीमत यानी नॉन सब्सिडाइज्ड रेट पर खरीदना पड़ेगा, यानी 1000 वाला सिलेंडर 3000 रुपए में मिलने लगेगा आपको। तीसरा, गैस सिलेंडर की बुकिंग या डिलीवरी अटक सकती है। तेल कंपनियां बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शन की रिफिल बुकिंग या डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक सकती है। जी हाँ, वहीं चौथा, कनेक्शन ब्लॉक या सस्पेंड कर सकती है। तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए दोस्तों रिक्वेस्ट है, ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। और आपके पास दिन भी नहीं है, बस आज का समय है, अवश्य करा लीजिएगा दोस्तों। अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। जाते जाते आप सभी को फिर से एक बार मेरे और मेरे पूरे टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।